यस, हाँ जी। वेलकम टू सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। यस, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाइएगा, थोड़ा सा डिले हो गई है क्लास में। वॉइस वीडियो ओके। यस, हाँ जी। वेलकम टू सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन। ओके, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। यस किरण, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। यस, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री की 9वीं क्लास है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जहां से एक एमसीक्यू आया था आपका। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन आपने किए होंगे जब पीवाईक्यू सीरीज हमने की थी, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस हैं। तो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो मतलब जो प्रिंट कल्चर कैसे आया और उसने किस तरीके से आज के वर्ल्ड को जो है एक रास्ता दिखाया, और उस रास्ते पे आज हम चलकर किस तरीके से प्रिंट की हेल्प ले रहे हैं। ये भी एक प्रिंट ही है, देखो। जैसे मैंने इसको मान लो टाइप किया है, वर्ल्ड 9 चैप्टर, ये भी क्या एक प्रिंट मीडिया ही है जिसके थ्रू आपको ये नॉलेज मिल रहा है। तो कितनी हेल्प कर रहा है प्रिंट। तो ये प्रिंट स्टार्टिंग कहाँ से हुई प्रिंटिंग की, पहली बुक कौन सी बनाई गई, कब ये मशीनें आई, कौन कौन सी इनोवेशन हुई। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यूरोपियन कंट्री में हुई, फिर उसके बाद इंडिया में आई। इंडिया में जो प्रेस है पोर्तुगीज लेकर आए, ठीक है ना। फिर ब्रिटिश ने उस पर सेंसरशिप लगा दी, और जो है वर्नाकुलर एक्ट आ गया। न्यूज प्रिंट हो रहे थे, उनको बैन कर दिया गया। तो आज भी आप देखो, जब कोई मूवी निकलती है तो उस पर सेंसरशिप लग जाती है। कोई भी मूवी जो आती है तो सेंसर बोर्ड बना रखे हैं। फिर एक डिजिटल मीडिया आ गया, जो प्रिंट मीडिया की जगह जो फेसबुक आ गए हैं, व्हाट्सअप आ गए हैं, यूट्यूब्स आ गए हैं। अब इन पे भी सेंसरशिप की रिक्वायरमेंट है कि भी कोई भी उठा के कंटेंट कैसा भी डाल देता है। कहीं पे कोई घटना घट गई है तो उस पर आपने देखा, जहां पर अगर कुछ झगड़ा हो जाता है तो उसके लिए आप देखोगे वो वीडियो के लिए उसमें एज भी मांग लेता है कई बार, है ना। तो जो ब्लडी एकदम से खूनी खून बिखरा हो तो वो पिक्चर भी आपके सामने नहीं आने देता है। तो ये आज की डिमांड है, जो प्रिंट पे हमें सेंसरशिप लगानी पड़ती है, तो उस टाइम पे भी सेंसरशिप लगाई गई थी, जो एक वर्नाकुलर एक्ट होता है। हाँ जी, गुड इवनिंग सोनम। या हाँ जी। स्टार्ट करते हैं। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की जब हम बात करते हैं, अब जो कोरिया और जापान से और चाइना से, कोरिया जापान और चाइना से जो प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी, वो प्रिंटिंग यूरोप में कैसे गई, कौन लेकर गया। तो जब हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जो चाइना से प्रिंटिंग यूरोप में पहुंची, चाइना से प्रिंटिंग जो है यूरोप में पहुंची, किस तरीके से पहुंची है। जो एक सिल्क रूट होता था, आप जानते हैं एक सिल्क रूट होता था, उस सिल्क रूट के सहारे जो यूरोपियन एशिया की तरफ आए तो उन्हें कुछ नई चीजें मिली। तो वो नई क्या थी, प्रिंट। चाइना, जापान, कोरिया, अब यहां से प्रिंटिंग का नॉलेज यूरोप में जाता है, यूरोप में फिर प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है, और फिर वहां से इंस्पायर होकर ये फिर इंडिया में जो पोर्तुगीज लेकर आते हैं, जो प्रेस आती है, प्रिंटिंग प्रेस, पोर्तुगीज हमारे यहाँ पर लेकर आते हैं, यूरोपियन। तो ये कहानी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, किस तरीके से महिलाएं इस सेक्टर के अंदर आगे बढ़ती हैं, पढ़ने की जो कला आती है। आज जो महिलाएं लिटरेसी रेट में बहुत पीछे रह गई हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग हेल्पफुल है उस चीज के लिए। तो आएगी वो महिला जो किचन में बैठ के पढ़ना शुरू करती, छुप के पढ़ती थी, तो आज भी वो महिला है ना। आप जो अभी देख रहे हो तो बहुत सारे जो, क्योंकि हमारे जो ग्रुप में यहाँ पे एचसेट की तैयारी कर रहे हैं फीमेल सबसे ज्यादा है, और उसमें से मोस्टली क्या है, किचन का टाइम होता है और किचन में बैठ के अभी तैयारी कर रही होती हैं। फोन चल रहा होगा कहीं ना कहीं, और ऐसा ही हमने फिर उनके किचन के सराउंडिंग जो चीजें हैं उनसे जोड़ के इजीएस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है। जैसे जब हम पॉलिटिकल क्लास लेते हैं, रेगुलेटर आता है, सिलेंडर को रेगुलेट होता है, रेगुलेट करते हैं, तो वहां से जोड़ के आपके सराउंडिंग चीजों के साथ हमने कोशिश की है कंटेंट को इजी बनाया जा सके। अब इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, प्रिंट एंड कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंटिंग बुक कहां से आई। फिर यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का नॉलेज लेके कौन गया, मार्को पोलो लेके गया। फिर प्रिंटिंग प्रेस में रिवोल्यूशन आया, और उस रिवोल्यूशन का हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आया। भाई जो है ना, कुरीतियां चल रही थी, वो कुरीतियां क्या हो गई, जो धार्मिक जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरानी रूढ़िवादी चीजें चल रही थी, उनको उजागर करने के लिए प्रिंटिंग ने हेल्प की। फिर उसके बाद रीडिंग मानी आ गया, पढ़ने लिखने वाले लोग आ गए, जो मिमिक्री हो, जो है जोक्स आने लग गए, पेंटिंग आ गई, पेंटिंग के बाद जो है ना प्रिंटिंग आई, मजाकिया तरीके से बातों का जो है ट्रांसफर होने लग गया। फिर 19th सेंचुरी के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। देन उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड प्रिंट की जब हम बात करते हैं, तो इंडिया में क्या कुछ बदलाव आया, प्रिंटिंग कैसे आई, कैसे इंडिया के प्रिंटिंग को बढ़ावा मिला। फिर उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, इस प्रिंटिंग ने आके
क्या किया, रिलीजियस रिफॉर्म्स, जो रूढ़िवादी जो धर्म चल रहे थे, जो चर्च चल रही थी, उसकी रणनीतियां सही हैं गलत हैं उनके खिलाफ जो डिबेट होने लग गए, वो प्रिंटिंग की वजह से हुए। जो 95 थीसिस आएगा उसमें आप देखेंगे मार्टिन लूथर द्वारा जो लिखी गई थी, किस तरीके से भाई चर्च के बारे में गलत बातें बताई गई हैं कि क्या गलत चीजें थी। न्यूज फॉर्म्स एंड पब्लिकेशंस, तो मशीनें आ जाती हैं, न्यूज प्रिंटिंग आ जाती है, तो न्यूज प्रिंट होने लग जाते हैं, तो वो मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचने लग जाता है। फिर उसके बाद प्रिंट सेंसरशिप आती है, उस प्रिंटिंग के ऊपर सेंसरशिप वर्नाकुलर एक्ट आता है, जो इंडिया की अगर हम बात करें उस पे एक्ट लगा दिया जाता है कि भाई आप जो है सरकार से जुड़ी हुई चीजें। अब आपने सुना होगा गोदी मीडिया, अब गोदी मीडिया मतलब मोदी की पर चर्चा करता है, सीधा नाम तो ले नहीं सकते, तो गोदी मीडिया मतलब वो एक ही चीजों को प्रिंट करता है। तो जब भी रनिंग सरकार गवर्नमेंट होती है, मीडिया को उसके अंडर काम करना पड़ता है। पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ा था 4 पिलर होते हैं डेमोक्रेसी के, चौथा पिलर कौन है, मीडिया ही है। मीडिया ही मजबूत होता है, डेमोक्रेसी को संभाल के रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आज हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं, तो कितना सारा प्रिंटिंग में बदलाव आया, किस तरीके से मशीनें बनी, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो सबसे पहले जो बुक आई प्रिंटिंग अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी, वो चाइना जापान और कोरिया में हुई थी। कहां पर हुई थी, चाइना जापान और कोरिया के अंदर। सबसे पहले चाइना जापान और कोरिया में प्रिंटिंग आई। देन उसके बाद दिस वाज सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, जो ये हैंड प्रिंटेड नोट्स जो चीजें बनाई गई थी। रबिंग पेपर होता था। अब जैसे कई बार आप देखो, हम जब स्कूल में होते थे, 1 रुपए का सिक्का होता है, उसके ऊपर कागज रखते हैं, फिर उससे पेंसिल से ऐसे घिसाते हैं, तो आप देखोगे उस कागज के ऊपर वो रुपया छप जाता है। तो पहले प्रिंटिंग ऐसी नहीं है कि कलम से ऐसे लिखेंगे, तो प्रिंटिंग कैसे आई थी, रबड़ से आई थी, इस तरीके से उसको घिसाया जाता था तो वो चीजें उसके ऊपर छप जाती थी। तो ये जो प्रिंटिंग थी, रबिंग पेपर also invented there against the inked surface of wood blocks, as both sides of the thin porous sheets could not be printed the traditional Chinese अकॉर्डियन बुक्स। अब इनको क्या कहते थे, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया भाई आपका, अकॉर्डियन बुक कहलाती थी। अब जब आपने उस पेपर पे 1 रुपए का सिक्का छाप दिया, तो दूसरी तरफ वो पेपर इतना पतला होता था, दूसरी तरफ आप उसको छाप नहीं सकते, तो वो एक ही साइड प्रिंटिंग होती थी, दूसरा पेज हम साइड प्रिंट नहीं कर सकते, तो हम दोनों साइड लिख देते हैं। कई बार देखा ना आपने, बहुत खराब सा पेज आता था, इंक वाला पेन आता था, तो वो स्याही वो दूसरी तरफ निकल जाती थी, तो अब लिख नहीं पाते थे। तो इसी तरीके से एक ही बुक की तरफ लिखा जाता था, तो एक ही पेज की तरफ लिखा जाता था, दूसरे पेज को अनयूज्ड रखा जाता था, तो उसको बोलते थे अकॉर्डियन बुक। क्या बोलते थे, एमसीक्यू बन गया आपका एक अकॉर्डिंग। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग। तो अकॉर्डिंग बुक बोला जाता था, ये प्रिंटेड की गई थी, ठीक है ना। सुपरली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट दिस रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी क्या होती है भाई, जो लिखने की कला होती है ना। कैलियोग्राफी आपने देखा होगा, बहुत सारी जो ट्यूशन सेंटर्स लगे रहते हैं कि आपके बच्चे की लिखावट को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इस तरीके से सजावट के साथ बुक्स बनाई जाती थी, तो उसको अकॉर्डिंग बुक कहते थे। तो एक एमसीक्यू तैयार हो गया आपका, ठीक है, कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है अकॉर्डिंग बुक कहलाती थी। चीन जापान कोरिया ने जो है मुद्रण जो है प्रिंटिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल। चाइना पोजेस्ड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम विच रिक्रूट इट्स पर्सनल थ्रो सिविल सर्विस एग्जाम। अब भाई ये सिविल सर्विस एग्जाम लेते थे। अब भाई ब्यूरोक्रेट लेना है, हमने एक अच्छा अधिकारी चुनना है, तो कैसे लेंगे, तो एग्जाम कराना पड़ेगा, नॉलेज चेक करना पड़ेगा। अब नॉलेज कैसे चेक करें भाई, जो सीधा वाइवा लेके भी कर सकते हैं, इंटरव्यू लेके भी कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए। तो उन चीजों की डिमांड है ह्यूज ब्यूरोक्रेसी सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट थी, तो मजबूरी हो गई थी चाइना की प्रिंटिंग को डेवलप करना। जैसे कोरोना आने से डिजिटलाइजेशन क्या हो गया, लोगों को जूम मीटिंग पे क्लास लेना भी आ गया, वो मजबूरी थी हमारी। तो ऐसे ही चाइना की भी मजबूरी थी, सिविल सर्वेंट लगाने थे, तो प्रिंटिंग अपने आप क्या हो गई, डेवलप हो गई, ठीक है। टेक्स्ट बुक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर्स अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट्स फ्रॉम द 16th century। द नंबर ऑफ एग्जीबिशंस कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिंट क्या हो गई, इंक्रीज होगी चाइना के अंदर, ये रीजन था। फिर प्रिंट इन जापान में कैसे आई, बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। बुद्धिस्ट जो मिशनरी थी वो चाइना से आए थे, और वो हैंड रिटन जो प्रिंटिंग है, ये जो लिखी हुई है, AD 768 to 770, the oldest Japanese book printed at 868 AD। एनो डोमिनी 8 याद रह जाएगा, 868 868, 8 नंबर आगे पीछे 6 बीच में है। हाँ जी सोनिया, गुड इवनिंग। इज द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा कंटेनिंग 6 sheets ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट। अब बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो पहली बुक छापी गई थी, वो बुक थी, 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया भाई आपका,
बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। तो जापानीज बुक सबसे पहले जो प्रिंट की गई थी वो बुक थी बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो बुक थी। अब आप देखो मिशनरी है ना, धार्मिक चीजों पे जब सबसे पहले प्रिंटिंग धर्म ने अपना प्रचार करना शुरू किया। अब डिजिटल बोर्ड कौन यूज कर रहा है? आज देखोगे एजुकेटर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो ट्यूशंस दे रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा डिजिटल बोर्ड को यूज कर रहे हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी है, टाइम है, उस टाइम पे प्रिंटिंग को किसने यूज किया होगा? धर्म का प्रचार करने के लिए। जरूरत किसको थी? धर्म का प्रचार करने के लिए, है ना। तो बुद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ये जब आएंगे तो मीडिया प्रिंट को यूज करेंगे, आज भी यूज करते हैं। तो 868 एडी में बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा बुक प्रिंट की गई थी सबसे पहले, ठीक है। और एंड वुड कट इलिस्ट्रेशन, 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलिस्ट्रेशन, ठीक है। ओके, अब ये हिंदी में है आपका। जापान की सबसे पुरानी बुक 868 ईस्वी में छपी थी, जो डायमंड सूत्रा के नाम से, डायमंड सूत्रा के नाम से जो बुक थी, तो पहली बुक ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। क्लियर पॉइंट्स? ओके। देन प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स led to interested publications in the late 18th century in the flourish urban circles at Edo। एक नंबर क्वेश्चन और बन गया भाई। ईडो, लेटर टू बी नोन एज द टोक्यो। जापान का जो टोक्यो सिटी है, जापान का जो टोक्यो सिटी है उसे ईडो के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? ईदो, ईदो या ईडो के नाम से जानते थे जापान का जो टोक्यो सिटी आज की डेट में है। एक ट्रिक के थ्रू मैंने बताया भी है, जापान के जो 5 द्वीप समूह हैं उनको कैसे याद करेंगे विद ट्रिक। होन्सु, है ना, हुक्कू, तो इस तरीके से मैंने वो याद कराए हुए हैं आपको। हाँ जी। तो टोक्यो को ईडो के नाम से जानते थे, वो क्या हो गया था, एक पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन कलेक्टेड फॉर द पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कोर्ट्स एंड टीच हाउसेस गैदरिंग। तो एक पूरा हब बन गया था प्रिंटिंग का जापान के अंदर, ईडो शहर, जो क्या था, टोक्यो बना बाद में, ठीक है। देन उसके बाद किटगावा उटामारो, किटगावा उटामारो बोर्न इन ईडो 1753 was widely known for his contribution to an art form called यूकियो। अब इन्होंने जो पिक्चर्स बनाई थी यूकियो, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। अब फ्लोटिंग वर्ल्ड, एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया भाई आपका। पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड जो बनाई थी, जिसको यूकियो बोलते थे, क्या बोलते थे? यूकियो। और ये यूकियो बनाने वाले कौन थे? ये थे किटागावा उटामारो, किटागावा उटामारो। इन्होंने एक पिक्चर्स बनाई थी जो फ्लोटिंग वर्ल्ड की पिक्चर बनाई थी, जिसको यूकियो बोलते थे, समझ गए? ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे। ओके, यस। These prints travel to contemporary USA and Europe and influence artists like Monet and the Van Gogh. Publishers like Tusutaya, Jujaburo identified subject and commissioned artists who draw the theme of the outlines. तो ये प्रिंटिंग क्या हुई थी? डेवलप हुई थी जापान में। अब ये प्रिंटिंग एशिया से सिल्क रूट से पहुंचेगी यूरोप में। कहां पहुंचेगी? यूरोप में। For centuries, silk and spices from China flowed into the Europe through the Silk Route. In 11th century, in 11th century, Chinese paper reached Europe via same route. तो इस सिल्क रूट से ही वो जो है पेपर, जो चाइनीज पेपर है, वो पहुंचा था सिल्क रूट से वाया सेम रूट। इन 1295 मार्को पोलो a great explorer returned to Italy after many years of exploration in China. Marco Polo brought this knowledge back with him. Now Italians began producing books with wood blocks and soon the technology spread to other parts of the Europe. एक नंबर क्वेश्चन बन गया, सबसे पहले यूरोप में प्रिंटिंग नॉलेज इटली में पहुंचा। कहां, कौन सी कंट्री में? इटली में। कौन लेके पहुंचा? मार्को पोलो नॉलेज। मार्को पोलो इटली में सबसे पहले प्रिंटिंग लेके पहुंचा। देन उसके बाद इटली से ही, इटली के बाद पूरे यूरोप में प्रिंटिंग कल्चर फैल गया। और उस पूरे यूरोप में कल्चर फैलने के बाद पुर्तगाल वाले इंडिया में वो कल्चर लेकर आए। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज लेकर आए। पी फॉर प्रिंटिंग, पी फॉर पोर्तुगीज, याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर मार्को पोलो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ओके, कुछ किताबें थी, हाँ जी, वेलम। अब भाई क्या था, जो विलासी संस्करण अभी भी पेश कीमती वेलम या चरम पत्थर पर ही छपते थे और व्यापारी और विश्वविद्यालय विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। अब एक वेलम वर्ड आया भाई, वेलम, वेलम। अब आप देखो, शादी ब्याह का जब हम कार्ड छापते हैं तो, हाँ जी मोनिका कुंडू, गुड इवनिंग सर, हाँ जी गुड इवनिंग।
तो शादी ब्याह का जब हम कार्ड छापते हैं तो आप देखो जितना हमारा पैसा होता है ना, जितना लग्जरीनेस दिखाना चाहते हैं, एक कार्ड 150 रुपए का भी, एक कार्ड 50 रुपए का भी, एक कार्ड 10 रुपए का भी है, भाई उसका पेपर कैसा है, उस पर राइटिंग कैसी है। ऐसे ही जो लग्जरीनेस होती है ना, जो अच्छे घराने वाले लोग पढ़ राजा महाराजा टाइप के होते थे, वो पढ़ने का जो मटेरियल मिलता था, उनका एक है ना, एक जो बेसकीमती जो पेपर था उसको वेलम बोलते थे। क्या बोलते थे? वेलम पर। तो उनके पढ़ने के लिए वेलम को यूज किया जाता था, है ना। और जो गरीब आदमी थे उनके लिए सस्ती बुकें बनाई जाती थी। आज भी देखो बहुत सारी मार्केट में किताबें देखोगे आप, काफी महंगी बुक देखोगे, उसका पेज भी अच्छा है, उस पे प्रिंटिंग भी अच्छी है, उसका कवर भी अच्छा है, सस्ती बुक भी आएंगी है मार्केट में, ठीक है ना। तो ऐसे लग्जरी एडिशन जो एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन दी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यू मींट फॉर द aristocratic circles and rich monastic libraries which scoffed at printing books as cheap vulgarity. Merchants and students in university towns bought the cheaper printed copies. तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में चीपर क्वालिटी का पेपर होता था, उसको वो पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिंट एंड जो यूरोप के अंदर प्रिंट डेवलप हुआ। देन उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसको याद रखना आपने, गुटनबर्ग। किसको याद रखना है? गुटनबर्ग को। गुटरगु, गुटनबर्ग। कबूतर याद आ गया होगा, चिट्ठी आई है ना, कबूतर लेके जाएगा, गुटर गू करेगा कबूतर। गुटनबर्ग किससे जुड़ा हुआ है? प्रिंटिंग से। हो जाएगा याद, ठीक है। हाँ जी। गुटनबर्ग was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate. From his childhood he had seen wine and olive presses. Subsequently he learned the art of polishing stones, become a master goldsmith, and also acquired the expertise to create lead molds used for making trinkets. अब इसके जो पिता थे ना भाई, वो वाइन और ओलिव प्रेसेस, अब जो वाइन बनाते थे, है ना, आप देखा होगा जैसे क्या करते हैं भाई, गन्ने का जूस निकालते हैं, वो प्रेस करते हैं ना, तो कई बार आपने देखा जो वो व्हील होते हैं, व्हील की जो लाइनिंग होती है वो गन्ने के ऊपर छप जाती है। ऐसे ही जब ये तेल निकालते थे, वाइन बनाते थे, ऐसे उस तरीके से निकालते थे तो वो उस पर छप जाता था। तो वहां से इसका जो है माइंड हिट किया कि भाई प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट किया, एक छापा दूसरे छापे पे उतर जाता है। तो गुटनबर्ग ने वहां से नॉलेज लिया, उनके पापा जो काम करते थे, ठीक है ना। तेल और जैतून पेरने की जो मशीन थी इनकी, वहां से इसके पास प्रेसिंग का आइडिया आया। तो इसने ओलिव प्रेस प्रोवाइड्स द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। तो जो ओलिव प्रेस थी वहां से आइडिया आया प्रिंटिंग प्रेस का, ठीक है। वर यूज्ड फॉर द कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। बाय 1448 गुटनबर्ग परफेक्ट द सिस्टम। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। एक नंबर क्वेश्चन और तैयार हो गया भाई। अब जो गुटनबर्ग ने जिस तरीके से प्रिंटिंग से इंस्पायर होकर देखा कि उसने किस तरीके से हम उसको मशीन बनाई, उसने वो छापा, उसके ऊपर छप जाए, तो उस प्रिंटिंग का जो इजाद किया, तो उस प्रिंटिंग में अब ये प्लेटन्स होते थे, प्लेटन बनाया, प्लेटन पे लिखा जाता था, छापा बनाया जाता था, फिर उसको प्रेस किया जाता था, ऊपर से इसको मशीन को घुमाया जाता था ताकि और ज्यादा फोर्स डाले। तो प्लेटन यूज किए जाते थे प्रिंट करने के लिए। बुक के ऊपर प्लेटन प्रेस होता था जिससे प्रिंटिंग बनती थी। तो सबसे पहले इसने जो बुक बनाई वो बाइबल बनाई। ये भी देखो, यूरोप जापान में बुक बनाई डायमंड सूत्रा, किसकी थी? बुद्धिस्ट की थी। यहाँ पे बाइबल बनी, धार्मिक बुक बनेगी तो धार्मिक बुक बनी। तो और अबाउट 180 कॉपीज, एक नंबर क्वेश्चन और तैयार कर लो, उस टाइम पे 3 साल में 180 कॉपी प्रिंट की गई थी। 3 साल में 180 कॉपी प्रिंट की गई थी, 3 इयर्स। याद रख लेंगे, सुरेंद्रा स्टडी सॉल्यूशन ट्रिपल एस, 3 ईयर हो जाएगा याद। 3 इयर्स में 180 कॉपीज। और उस टाइम पे ये भी ये कहलाया था बहुत बड़ी स्पीडली प्रिंटिंग हो गई है भाई, रिवॉल्यूशन आ गया है ना। तो कौन सी बुक 3 साल में 180 बुक छापी गई थी? और फर्स्ट बुक थी बाइबल। और ये उस टाइम पे माना गया था कि रिवोल्यूशनरी कदम था, है ना। तो सबसे पहले ओलिव प्रेस से आइडिया आया प्रिंटिंग प्रेस का, कौन लेकर आए? गुटनबर्ग लेकर आए। और 1448 के अंदर परफेक्ट द सिस्टम हो गया तैयार, और फर्स्ट बुक निकाली गई बाइबल। हो जाएगा नंबर एक नंबर क्वेश्चन तैयार। ओके, हाँ जी। देन है जैतून प्रेस की प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल आदर्श बना, ठीक है। गुटनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र जो है मुकम्मल कर लिया था। और बाइबल सबसे पहली बुक थी। एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। फिर क्या होता है? प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब भाई न्यू रीडिंग पब्लिक आ जाती है, पढ़ने वाले लोग आएंगे, बच्चों के लिए किताबें बनाई जाएंगी, बच्चे पढ़ना सीखेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा। रिलीजियस डिबेट एंड फियर द प्रिंट। रिलीजियस धार्मिक जो अवधारणाएं चल रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना किसके थ्रू होगा? जो है प्रिंटिंग के थ्रू होगा। प्रिंट एंड डाइसेंट। तो ये कुछ रिवॉल्यूशंस
जो आए, प्रिंटिंग आई और प्रिंटिंग से कुछ बदलाव आएंगे, ये वो बदलाव कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक शुरू हो जाती है भाई। अर्ली रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स। कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, दे हार्ड सेक्रेट टेक्स्ट रीड आउट, बालाड्स, रेसिट्स एंड फोक टेल्स नैरेटेड। अब भाई पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लिटरेसी रेट नहीं था, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो आप क्या कहानी बना के सुनाओगे? तो इस तरीके से जो रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अलाइट्स, बंदिश, खैर कोई नहीं पढ़ सकता था। और जो बालार्ड्स, अब बालार्ड्स क्या होते थे? बालार्ड्स जो थे, जो बोल के सुनाए जाते थे, बालार्ड्स जो कहानियां थी, एक व्यक्ति उसको पूरे को बोलता था, पढ़ के बोलता था और वो बाकी सुनते थे उसको, तो उसको बालार्ड्स बोलते थे, ठीक है ना? तो बालार्ड्स जो रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नरेटेड, जो जो कहानियां है वो सुनाई जाती थी। नॉलेज वाज ट्रांसफर ओरली, पीपल कोलेक्टिवली आर्ड ए स्टोरी और सॉ ए परफॉर्मेंस, प्रिंटर्स बिगिनिंग पब्लिशिंग पॉपुलर बालार्ड्स। तो पॉपुलर क्या हुए थे? बालार्ड्स एंड फोक टेल्स, एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलिस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, दीज वर देन sung and recited at gathering in village and टावरंस। टावरंस क्या होते थे भाई? एक नंबर क्वेश्चन बन गया। टावरंस, टाउन के अंदर टावरंस होते थे और टावरंस में बालार्ड्स और जो फोक टेल्स को सुनाया जाता था। अब ये जो मित्र मंडली है ना, जहां पे बैठ के चाय पीना, कॉफी पीना, ड्रिंक करना, एक ग्रुप्स होते थे, उसको बोलते थे टावरंस। क्या बोलते थे? टावरंस बोलते थे। तो जहां पर ये बैठ के वो कहानियां सुनते थे, बालार्ड्स को सुनते थे, सॉन्ग्स होते थे, डांस होता था, तो उसको बोलते थे टावरंस। तो टावरंस में बालार्ड्स की डिमांड होने लग गई, प्रिंटिंग को और ज्यादा जो है बुक प्रिंट करनी पड़ गई क्योंकि डिमांड बढ़ने लग गई। ए न्यू रीडिंग पब्लिक स्टार्ट हो जाती है यूरोप के अंदर। फिर जो 1517 में क्या होता है? मार्टिन लूथर आते हैं, एक रिफॉर्मर है मार्टिन लूथर। यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई आपका। ये जो है 1905 thesis criticize many of the practices and ritual of the Roman Catholic Church। अब रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में ये बहुत कुछ लिखते हैं और उस जो लिखा इन्होंने, जो नॉलेज इकट्ठा किया, जो थीसिस बनाई, वो उस थीसिस का नंबर था 95। तो 95 नाम, 95 जो थीसिस है, तो 95 नंबर की जो थीसिस लिखी गई थी वो मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई थी। और उसने फिर वो पेपर चर्च के गेट पे गाड़ दिए थे कि भाई ये देखो, आप भगवान को मानते हो, कैसा मानते हो, चर्च के पादरी को इतना बड़ा मानते हो। तो उसके बारे में वो प्रिंटिंग आई कि मुझे जवाब दो इनका, अगर आत्मा है, परमात्मा है, तो ऐसे इस तरीके से उसका सहारा लिया गया था। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन ए चर्च डोर। जो चर्च कौन सा था? विटनबर्ग। तो विटनबर्ग में जो चर्च थी उसके गेट पे एक प्रिंटेड कॉपी को पेस्ट किया गया। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। लूथर्स राइटिंग वर immediately reproduced in vast numbers and read widely. This lead to a division within the church and to the beginning of the Protestant रिफॉर्मेशंस। अब भाई जैसे अब जो आईआईटीएन बाबा है ना, प्रयागराज में खूब छा रहे हैं नॉलेज। कुछ कह रहे हैं कि भाई दिमाग सठिया गया है बेचारे का, कुछ कह रहे हैं कि नहीं उनको नॉलेज ही है। कुछ दूसरे जो बाबा लोग हैं वो भी डरे हुए हैं, है ना, जो धार्मिक आडंबरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरीके से उस टाइम पे नॉलेज मांग रहा था ना, और जवाब डिबेट मांग रहा था उनसे, भाई अगर तुम चर्च वाले सब कुछ जानते हो तो मेरे साथ डिबेट करो इन बातों पे। तो इस तरीके से प्रिंटिंग ने क्या किया? प्रिंटिंग ने जो धर्म के साथ जो रिलीजियन डिबेट करना शुरू किया। फियर ऑफ जो प्रिंटिंग था, तो उससे डरने लग गए प्रिंटिंग से, भाई ये तो बहुत कुछ करेगा, है ना। तो इस तरीके से ये चर्च का गेट कहाँ, जो चर्च कौन सा, जर्मनी के अंदर था, और क्या जगह का नाम था? विटनबर्ग। विटनबर्ग की चर्च के गेट पे, जर्मनी कंट्री के अंदर 95 जो थीसिस है किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई थी। एमसीक्यू तैयार हो गया आपका। हाँ जी, गुड इवनिंग। धर्म सुधार। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। कितनी? 95। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो डिमांड करते हैं, ठीक है ना। तो सेम स्लाइड है, ओके। हाँ जी। प्रिंट एंड डिसेंट। इन द 16th century, Menosio is Miller in Italy began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of gods and creation that enraged the Roman Catholic Church. When the Roman Church began its
accusations to repress heretical ideas. Menosio was hauled up twice and ultimately executed. The Roman Church, troubled by such effects of popular reading and questioning of faith, imposed severe control over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1580 15 1558। अब भाई जिस तरीके से प्रिंटिंग आया, प्रिंटिंग के थ्रू चर्च से हम सवाल जवाब करने लग गए, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चर्च सिस्टम डर गया था प्रिंटिंग की वजह से। रीडिंग मानिया, अब भाई लिटरेसी रेट वेंट अप, स्कूल्स कॉलेज में बच्चे पढ़ने लग गए थे, है ना। जब स्कूल में जाएंगे तो डिमांड होगी प्रिंटिंग की, है ना। तो लिटरेसी रेट बढ़ चुका था। कब? थ्रू दी 17th एंड 18th सेंचुरी। तो 17th 18th सेंचुरी तक आते आते लिटरेसी रेट बढ़ चुका था, पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी, तो प्रिंटिंग की डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है। विलेज कैरी लिटरेसी टू प्रेजेंट्स आर्टिसियंस, यूरोप लिटरेसी रेट्स वर हाई एट 60 to 80%। As literacy and schools spread in European countries, there was a virtual reading mania, है ना। तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, वही सीधी सी बात है। People wanted books to read and printers produce books in ever increasing numbers। तो प्रिंटिंग जो है, रीडिंग मानिया जनरेट हो गया। ठीक है। और जो बुक्स बनाई गई, पढ़ने वाले के नए पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं के गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया गया। वो किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक कथाएं, लोकगीत की। अब आप देखो, आपके यहाँ पे छोटी छोटी बुक आती है ना, भगवान के नाम पे, है ना, जो छोटी छोटी चैम्प बुक्स बनाई जाती हैं, उसी तरीके से उस टाइम पे भी बुक्स बनाई गई थी। जो छोटी छोटी बुक थी उनको चैप बुक बोलते थे। क्या बोलते थे? चैप बुक्स बोलते थे। चैप्स बुक्स, या एक नंबर क्वेश्चन बन गया भाई आपका, एक पैसिया या चैप बुक्स कहा जाता, चैप बुक कहा जाता था उनको। और जो बेचने वाला था ना, उसको चैपमैन बोलते थे। जैसे ना गुल्फी वाला आ गया, गुल्फी वाला, गुल्फी गुल्फी वाला, है ना, ऐसे ही चैपमैन चैपमैन चैपमैन, मतलब वो बंदा आ गया जो छोटी छोटी बुक लेकर आ रहा है जिसमें कुछ कहानियां लिखी हुई हैं, तो उसको चैपमैन बोलते थे। तो ये कुछ बदलाव आया प्रिंटिंग के द्वारा। इन किताबों को गरीब तबके की खरीदार जो पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोनोथिक ब्लू, फ्रांस में बिबिलियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। तो भाई एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। फ्रांस के अंदर इन्हीं बुक को बिबिलियोथिक ब्लू बोलते थे। क्या बोलते थे? बिबिलियोथिक ब्लू बोलते थे। नीले कलर की होती, दूर से पहचान हो जाती थी कि भाई ये सस्ती बुक है, ठीक है, पढ़ने लायक है, तो गरीब लोगों तक भी वो पहुंचे। ठीक है। By the mid 18th century, there was a common conviction that books were a means of spreading press enlightenment. Many believed that books could change the world, literary society from despotism and tyranny, and her land, a time when reason and intellectual would rule. Louis Sebastien Mercier, a novelist in 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of progress। एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया भाई आपका, राइट डाउन को नोट कर लो इसको। हाँ जी, तो जो सेबस्टियन मर्सियर लुई सेबस्टियन मर्सियर जो थे, नोवेलिस्ट थे, कहाँ के? फ्रांस के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। अगर कोई प्रोग्रेस करनी है तो सबसे बड़ा पावरफुल इंजन है कौन? द प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस प्रोग्रेस करने का सबसे पावरफुल इंजन है। ये किसने कहा? ये लुई सेबस्टियन मर्सियर ने कहा, जो फ्रांस के नोवेलिस्ट थे। एक नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है। फोर्सेस दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे, तो डेस्पोटिज्म को दूर कर सकती है। पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्सेस दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। ठीक है। तो एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। अब भाई इस प्रिंट कल्चर ने ही फ्रांस रिवॉल्यूशन में भी योगदान दिया। प्रिंटिंग आई, लोगों तक नॉलेज पहुंचाया। इंडिया के अंदर जो मूवमेंट हुए उसमें भी प्रिंटिंग मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो इस तरीके से काफी जो है प्रिंटिंग मीडिया ने रोल प्ले किया। तो फर्स्ट प्रिंट पॉपुलराइज आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स collectively वे राइटिंग provides a critical commentary on traditions, superstitions and despotisms, है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। ओके।
फिर आता है प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपलसरी। यूरोप में जो है 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना जरूरी कर दिया गया, तो अब छोटे बच्चों को पढ़ाना तो बुक तो प्रिंट करनी पड़ेंगी, तो प्रिंटिंग को और बढ़ावा मिला। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, जो क्लास है वो आपकी इवनिंग में ही होती है, 7 से 8 बजे के करीब होती है। कभी थोड़ा सा डिले हो जाते हैं तो लगभग 7 बजे क्लास रखने की कोशिश करते हैं हम। जी। A children press devoted to literates for children along was set up in France in 1857. A children press, एक नोट पॉइंट नोट कर लो। A children's press devoted to literature for children alone set up France 1857. तो 1857 में बच्चों की बुक को प्रिंट करने के लिए एक चिल्ड्रंस प्रेस पब्लिश की गई, जो बच्चों के लिए, आप देखोगे छोटे बच्चों का जो प्रिंटिंग है वो अलग ही होता है ना, बुक्स का कलर भी अलग होता है, पेज का साइज भी अलग होता है, मैटर भी अलग होता है, तो इस तरीके से वहां पे इस चीज को बढ़ावा मिला। ठीक है। द ग्रीमन ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंड ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर फ्रॉम पीजेंट्स। अब भाई जो ग्रीम ब्रदर्स, एक नंबर क्वेश्चन और तैयार हो गया। ग्रीम ब्रदर्स थे जर्मनी के अंदर, उन्होंने बहुत सारा टाइम व्यतीत किया, है ना, स्पेंड कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोल्क टेल्स, तो जो ट्रेडिशनल कहानियां हैं, अब आप देखो हरियाणा का कल्चर अगर आप शो करने लग जाओ, तो हरियाणा के गांव में जाओगे, ताऊ के पास जाओगे, पूछोगे ताऊ जी कैसा कल्चर था, कैसे होते थे, है ना, फिर उसको लिखोगे आप, है ना, इस तरीके से। तो ग्रामीण ब्रोदर ग्रीम ब्रोदर्स जर्मनी के अंदर काफी टाइम व्यतीत किया था उन्होंने प्रिंटिंग में, इस तरीके से पैसा कमाने के लिए, कि ताकि उन फोक टेल्स को सुन के बनाया जा सके। फिर एक और क्वेश्चन बनता है पेनी मैगजीन्स। एक और क्वेश्चन बन गया अभी आपका, भाई पेनी मैगजीन्स। वोमेन बिकम इंपोर्टेंट एज द रीडर एज वेल एज राइटर। उस टाइम पे वोमेन, वर्कर्स, चिल्ड्रन सब पढ़ने में लगे हुए थे, तो महिलाएं भी कहाँ कम रहने वाली थी, है ना। तो पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मींट फॉर वोमेन। व्हेन नोवेल बिगन टू बी रिटन इन दी 19th century, women were seen as important readers, some of best known as the novelist। उस टाइम पे महिलाएं रीडर तो थी, तो पेनी मैगजीन्स बनाई जाती थी जो महिलाओं के पढ़ने के लिए, महिलाओं के नॉलेज के लिए, जो मैगजीन्स थी जिनका नाम था पेनी मैगजीन। एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। महिलाओं को पढ़ने के लिए जो मैगजीन्स दी जाती थी, उनका जो नॉलेज होता था वो पेनी मैगजीन्स में आता था, ऐसी मैगजीन्स बनाई जाती थी। आज देखो ऑटोमोबाइल मैगजीन आ रही है ना, कारों के बारे में बताया जा रहा है, मोटरसाइकिल के बारे में बताया जा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट वे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण की एक मैगजीन आ रही है, उसके पढ़ने वाले बच्चे के लिए अलग मैगजीन है ना, जो आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग है। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए जो मैगजीन थी वो पेनी मैगजीन थी। अब जब महिलाओं के लिए बनाई गई, तो कुछ लिखा भी महिलाएं ही अच्छा जा सकता है उन महिलाओं के द्वारा, तो कुछ महिलाएं नॉलेज भी निकल कर आई जो उस टाइम की थी, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। एक महिला थी जेने ऑस्टेन, दूसरी महिला थी दी ब्रोंटे सिस्टर्स, और तीसरी जो थी जॉर्ज एलियोट। ये कुछ नॉवलिस्ट थे, उस टाइम की महिलाएं थी जिन्होंने काफी कुछ नॉवल लिखे थे। ठीक है। हाँ जी, तो पेनी मैगजीन्स आ गया, जेन ऑस्टिन आ गया, ब्रॉटन बहनें आ गई, जॉर्ज एलियट आ गई। तो इनमें से आ सकता है कौन सी नॉवलिस्ट नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू में। ठीक है। हाँ जी। फर्दर इनोवेशंस क्या आया भाई, नया इनोवेशन क्या आया। अब जो इनोवेशन, एक नंबर क्वेश्चन तैयार कर लो, कहां से, रिकार्ड एम होए। रिकार्ड एम होए ने क्या किया, न्यूयॉर्क के अंदर हैड परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस। सिलेंड्रिकल प्रेस बना दी भाई, सबसे पहले सिलेंड्रिकल प्रेस लेकर आए रिकार्ड एम होए न्यूयॉर्क के अंदर। अब जो प्रिंटिंग होगी, अब सिलेंडर के ऊपर क्या, अब तो क्या था, पहले ठप्पा लगाते थे ऐसे, है ना, किसी पे लिख दिया ऐसे ठप्पा मारते थे। अब क्या, सिलेंडर पे लिख दिया, अब वो सिलेंडर गोल गोल चलेगा, है ना। अब जितना पेज निकलता जाएगा उसको प्रिंट करता रहेगा, पेज निकलता रहेगा प्रिंट करता रहेगा, पेज निकलता रहेगा प्रिंट करता रहेगा। तो सिलेंड्रिकल आने से एक नया इनोवेशन आ गया, अब प्रिंटिंग ज्यादा एम होए लेकर आए थे न्यूयॉर्क के अंदर। अब न्यूज़पेपर प्रिंट होंगे, ठीक है ना। और दिस वाज द कैपेबल प्रिंटिंग 8000 सीट पर आवर। एक घंटे के अंदर 8000। इससे पहले याद करो 180 बुक छापी गई थी 3 साल में, और वो भी क्या था, रिवॉल्यूशन था। तो ये कितना रिवॉल्यूशन होगा। न्यूज़पेपर प्रिंट्स किए गए। 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट आउट अप टू 6 कलर्स एट ए टाइम। फिर उसके बाद वही एक ही टाइम पे प्रिंट जो किया था 6 अलग अलग कलरफुल भी आ गया। अभी तक तो ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा था, कलरफुल भी प्रिंटिंग आ गई। तो कितना सारा इनोवेशन हुआ।
ठीक है, 19th मिड 19th सेंचुरी के अंदर। ओके, हाँ जी, हिंदी में है। रिचर्ड्स एम होय, जिन्होंने जो है प्रिंटिंग प्रेस इजाद की, सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग आ गई थी, बेलनाकार प्रेस कौन लेकर आए थे, हो जाएगा याद, बेलनाकार प्रेस रिचर्ड्स एम होय लेकर आए थे। बेलनाकार बेलन, है ना, बेलन से रोटी गूंथ रहे होंगे अभी भी किचन में कोई ना कोई, तो बेलन से याद कर लेना, उस बेलन को बेलते हुए बेलनाकार प्रेस आई थी, कौन लेकर आए थे, रिचर्ड्स एम होय लेकर आए थे। किचन में कुछ रखा हो तो रिचर्ड एम हो के नाम से आर एम हो, है ना, आर एम एच, इससे देगी, एम डी एच तो है जी, आर एम एच नहीं है, एम डी एच देगी मिर्च। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ये याद रहेगा आपको बेलनाकार कौन लेकर आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, 1920 में इंग्लैंड के अंदर पॉपुलर वर्क्स वर सोल्ड इन चीप सीरीज। अब भाई 1920 तक आते आते इंग्लैंड के अंदर बुक्स छापी गई, काफी सस्ती बुक छापी गई, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े उनको। तो वो सस्ती बुक जो छापी गई उनको बोला गया सीलिंग सीरीज। एक नंबर क्वेश्चन बन गया आपका सीलिंग सीरीज। क्या बन गया, एक नंबर क्वेश्चन बन गया आपका सीलिंग सीरीज। क्या बन गया, सीलिंग सीरीज बन गया। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज आल्सो ए 20th century innovated with the onset of the great depressions in the 1930 publishers fear a decline in the book purchase, the sustained buying they brought cheap paperback editions। अब भाई 1930 में आप जानते हैं 1929 में रिसेशन आ गया था, मंदी आ गई थी, अब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो बुक कौन खरीदेगा, तो इन्होंने भी अपने आप को बचाए रखने के लिए सोचा कि लोग पढ़ते रहें और सस्ती बुक निकाल दें। तो वो जो आप इंग्लैंड के अंदर सस्ती बुक जो बेची जाती थी उसको सीलिंग सीरीज बोलते थे। तैयार हो गया क्वेश्चन, सीलिंग सीरीज सस्ती बुक कहां पर, जो इंग्लैंड के अंदर 1920 के टाइम पे। सीलिंग श्रृंखला हिंदी में आ गया। ठीक है, ओके। अब भाई मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, एज ऑफ प्रिंट, प्रिंटिंग आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। भारत में जब भारत का इतिहास याद करते हैं तो ताम्र पत्तों पर, है ना, तो पत्तों पे पाम ट्री की लीफ पर हम भी लिखते थे। प्रिंटिंग हमारे यहाँ भी बहुत पुरानी टाइम पे, उस प्रिंट से भी पहले पुरानी प्रिंटिंग हमारे यहाँ, जिसपे हम क्या करते थे, सॉरी, पाम लीफ पर हम लिखते थे। फिर इंडिया में प्रिंटिंग कैसे आई भाई, कौन लेकर आया इंडिया में प्रिंटिंग, इंडिया में प्रिंटिंग लेकर आया आपका पोर्तुगीज। पी फॉर प्रिंटिंग, पी फॉर पोर्तुगीज, याद हो जाएगा, पी फॉर प्रिंटिंग, पी फॉर पोर्तुगीज लेकर आए इंडिया में प्रिंटिंग। हाँ जी, द प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट केम टू गोवा विद पोर्तुगीज मिशनरी इन द मिड 16th century। मिड 16th century में प्रिंटिंग आई भारत में, कौन गोवा के अंदर आई सबसे पहले, कौन लेकर आए, पोर्तुगीज लेकर आए, पुर्तगाली लेकर आए। जीसस प्रीस्ट लर्नड कोंकणी एंड प्रिंटेड सेवरल ट्रैक्स। तो सबसे पहले जो इंडिया में बुक छापी जाएगी वो कोंकणी लैंग्वेज में, एक नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया, कोंकणी लैंग्वेज में छापी जाएगी। जीसस प्रीस्ट जो जिन्होंने सीखी कोंकणी लैंग्वेज सीखी, प्रिंट सेवरल टेक्स्ट। By 1670 about 50 books had been printed in the Konkani and Kannada language. Catholic priest printed the first Tamil book in 1579 at Kochi, and 1730 first Malayalam book was printed, and by 1710 Dutch Protestants missionary had printed 32 Tamil texts, many of them translation of the older works। तो इंडिया में जो है पोर्तुगीज मिशनरी प्रिंटिंग लेकर आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, हाँ जी, प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आए, पुर्तगाली लेकर आए 16वीं सदी में। ठीक है, उसके बाद द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस। अब इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग आई तो फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस डिड नॉट ग्रो इन इंडिया टिल क्वाइट लेट, इवन दो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन टू import presses from the late 17th century। From 1780, James Augustine Hickey began to edit the Bengal Gazette, a weekly magazine that described itself a commercial paper open to all but influenced by none। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, 1780 में जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा, जेम्स अगस्टन हिक्की द्वारा न्यूज़पेपर
नहीं, जो मैगजीन, तो मैगजीन वीकली कौन सी थी, कई बार पेपर में पूछता है, वीकली थी, मंथली थी, या डेली बेसिस पे थी। तो वीकली मैगजीन्स थी बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। जेम्स हिक्की द्वारा 1780 में स्टार्ट किया गया, और इस पे लिखा गया था, क्या लिखा गया था? एक कॉमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल, मतलब सबके लिए ओपन है, और बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन, ये किसी के दौरान इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे आजकल गोदी मीडिया बोल देते हैं, भाई मीडिया वही चीजें छापता है जो सरकार से पूछ के छाप सकता है। तो ये कहता था कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हूं, अपनी मर्जी से खुला है भाई, सबके लिए जो भी आएगा उसके लिए हम छापेंगे। द फर्स्ट टू अपीयर वाज द वीकली बंगाल गजट ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य, हु वाज द क्लोज बाय राम मोहन रॉय। राम मोहन राय के जो नजदीक थे गंगाधर भट्टाचार्य, उनके द्वारा फर्स्ट टू अपीयर द वाज द वीकली बंगाल गजट ब्रॉट आउट बाय, भारत में जो छापा गया बंगाल गजट, वो किसके द्वारा? जो भारतीय लैंग्वेज के हिसाब से गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा, जो किसके क्लोज थे? राम मोहन रॉय के नजदीकी थे। तो सबसे पहले बंगाल गजट हिक्की द्वारा छापा गया, है ना? कब है यहाँ पर? जैन 29। आज तारीख कितनी है? जैन 29 1780 में। आज तारीख कितनी है भाई? 28 है। तो कल, है ना? तो कल, कल का दिन है जब वो अखबार छापा गया था, जैन 29, जब जेम्स अगस्टिन फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था। कल का दिन याद रख लेना, है ना? और कल के दिन होती है क्लास तो बड़ी हिस्टोरिक हो जाती, फिर याद रहती। हाँ जी। ओके, जेम्स अगस्टिन की बंगाल गजट, फिर उसके बाद एक हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे, और ऐसे प्रयासों में पहला राजा राम मोहन राय के जो करीबी थे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। ठीक है, ओके। हाँ जी। अब रिलीजियस रिफॉर्म्स, इंडिया के अंदर रिलीजियस रिफॉर्म्स कैसे रोल प्ले करता है प्रिंटिंग मीडिया, कैसे डिबेट करता है? दिस वाज टाइम intense controversy between social and religion reforms and Hindu orthodoxy over the matters like widow emulations, monotheism, Brahmanical priesthood, and ideologically in Bengal. As the debates developed, texts and newspapers proliferated, circulated a variety of arguments to reach a wider audience. The idea were printed in everyday spoken language of the ordinary people. अब भाई इंडिया के अंदर भी जब ये प्रिंटिंग आया तो पब्लिक डिबेट शुरू हो गया, जैसे यूरोप में हल्ला मचा दिया था 95 थीसिस ने, चर्च से भी जवाब मांग लिया था। तो हमारे यहाँ पे भी जो कुरीतियां चल रही थी, सती प्रथा चल रही थी, उनके बारे में छापा गया, प्रिंट किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया, ये देखो भाई ऐसी कुरीतियां हैं, ऐसी चीजें जो गलत हैं। तो उसमें काम करने के लिए प्रिंटिंग मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया, जिसमें हम बात करते हैं राम मोहन रॉय ने 1821 में संवाद कौमुदी, संवाद संवाद कौमुदी, सबसे पहले पूछता भी संवाद कौमुदी किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राम मोहन रॉय द्वारा 1821 में। और रूढ़िवादियों ने अनेक विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार जो है चंद्रिका का सहारा लिया लोगों ने। दो फारसी अखबार भी आए, जो क्या थे? जामे जहांनामा और सामसुल समसुल समसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। और उत्तर भारत में जो उलमा होते थे, उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित हो गए, और उन्हें डर था कि कहीं उपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे दे। भाई ये प्रिंटिंग मीडिया के सहारे यूरोप को उखाड़ फेंका, तो कहीं हमारे धर्म को भी खत्म ना कर दे, हमारी भी कुरीतियों को ना जान ले, प्रिंटिंग के द्वारा लोगों को अवेयर ना कर दे, है ना? तो उस तरीके से निपटने के लिए उन्होंने सस्ते जो है लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों में के फारसी और उर्दू अनुवाद छापे। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी के मुसलमान पाठकों को रोजमर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए, है ना? तो जिस तरीके का हमारा रोजमर्रा का जीवन उसको बताने के लिए, अपने धर्म को पर बचाने के लिए उन्होंने भी सहारा लिया प्रिंटिंग का, ताकि उनका धर्म भी खतरे में ना आ जाए। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी रोल प्ले किया प्रिंटिंग प्रेस ने। फिर बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ए न्यू विजुअल कल्चर वाज टेकिंग शेप। पेंटर लाइक राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा जैसे जो पेंटर निकल कर आते हैं भाई, प्रोड्यूस इमेज फॉर मास सर्कुलेशंस बाय द 1870 कैरिकेचर एंड कार्टून्स। अब भाई राजा रवि वर्मा जैसे लोग जो कई बार मैसेज अपनी पिक्चर्स, कैरिकेचर्स एंड कार्टून्स, 1817 के दशक की जब हम बात करें, ऐसे मैंने बताया था, ऐसे जो लगा होता है, ये 1870 से लेके 1880 की बात कर रहा है।
जो 1817 डिकेड की बात कर रहा है, ये डिकेड की बात कर रहा है, 10 वर्ष की बात कर रहा है। अब राजा रवि वर्मा जैसे लोग आए, उन्होंने वही पिक्चर्स के थ्रू, आप देखो आजकल है ना न्यूज़पेपर में बहुत सारे कार्टून नहीं बना देते हैं, कार्टून के थ्रू मैसेज प्रिंट करते हैं, तो कार्टूनिस्ट भी आ गए हमारे पास। ठीक है, नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल्स को क्रिटिसाइज करने के लिए तो पिक्चर्स बनाकर जो है अवेयरनेस फैला रहे थे। तुलसीदास की जो 16वीं सदी की किताब है रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में आया भाई। अब उन चीजों को भी लोगों तक बताने के लिए तुलसीदास की जो 16वीं सदी की किताब थी रामचरितमानस, अब उसको प्रिंट किया गया, लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाया गया। ठीक है, लखनऊ के जो नवल किशोर प्रेस थी और मुंबई की जो है श्री वेंकटेश्वर प्रेस थी, अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छापने लग गई। ठीक है, कहां पर नवल किशोर प्रेस कहाँ थी? लखनऊ में थी। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ थी? मुंबई में थी। तो ये क्या करने लगी? धार्मिक बुकों को छापने लग गई। ये न्यू रिफॉर्म्स आए थे निकल कर। फिर इसके बाद कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव्ड दैट इलिटरेट गर्ल वुड बी विडोड एंड मुस्लिम्स feared that educated women would be corrupted by reading Urdu romances, sometimes rebel women defiant such provision। भाई पुरानी कुरीतियों में ये माना जाता था कि लकड़ी है ना, लड़की लड़की के लिए स्कूल नहीं बना हुआ है, लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो वो विधवा हो जाएगी, है ना, वो करप्ट हो जाएगी, तो उसे एजुकेशन नहीं देना है हमें, ऐसी कुरीतियां थी धर्मों के अंदर। अब प्रिंटिंग आई, प्रिंटिंग ने उजागर किया, है ना, तो हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, सो शी इंस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड ए लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। तो किसी एक लैंग्वेज में पढ़ने के लिए बोला जाता है। वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन द कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हु सेक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। ठीक है, तो किसी को भी अगर पढ़ना था तो घर में छुप के पढ़ना पड़ता था, तो कोई जो है ओपन वे में जाके, आज भी देखो ना गर्ल एजुकेशन, घर पे लड़का लड़की होती है, तो आज भी जो जहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लड़की को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? सोचते हैं लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो अगले घर जाएगी। तो इस तरीके से, और उस टाइम पे कितना जो है पुराना विचार हो सकता है, तो महिलाओं को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था। प्रिंटिंग ने कैसे रोल प्ले किया? अब कुछ महिलाएं निकल कर आई ईस्ट जो है ईस्ट बंगाल के अंदर इन अर्ली 19th सेंचुरी, जो है राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी देवी महिला को याद कर लो भाई, क्वेश्चन बन सकता है आपका। ए यंग मैरिड गर्ल इन ए वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न टू रीड इन द सेक्रेसी ऑफ हर किचन। आप जैसी हैं ये, आप भी कहानी रच सकते हैं, है ना, एचटेट अब की बार एसएसटी वाला पास कर सकते हैं। आप भी तो किचन में मोबाइल फोन चला के पढ़ रहे हैं, तो ये भी किचन में बैठ के पढ़ रही थी उस टाइम पे। सी रोट हर ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जो अमर जीबान। अमर जीबान एक नंबर क्वेश्चन बन गया, अमर जुबान। तो अमर जुबान उनकी जुबान है ना, अमर जुबान विच वॉज पब्लिश इन 1876। इट वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन द बंगाली लैंग्वेज। अमर जुबान उनकी जुबान के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, उनकी कहानी ऑटोबायोग्राफी पहली ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, फ्रॉम द 1860 ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश कैलाश बेसिनी देवी wrote books highlighting the experience of women. In 1880, a present-day Maharashtra Tarabhai Shinde and Pandita Ramabhai wrote with passionate anger about the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widow। तो बहुत सारी महिलाओं ने भी रोल प्ले किया, अपनी कहानियां लिखी, समाज के बारे में लिखा। ठीक है, तो जो राजसुंदरी देवी जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी है। अमर जुबान राज राज सुंदरी देवी जो महिला है, जिन्होंने किचन में छुप के पढ़ा था। तो जैसे आज आपके पास टाइम नहीं है ना, महिलाएं बेसिकली क्या कर रही हैं, वही फैमिली को भी संभालना है, वर्किंग भी है, कुछ महिलाएं तो वर्किंग भी हैं, वो तो फिर आते जाते वीडियो देखती हैं, अभी तो लाइव लाइव आई भी नहीं है। हाँ जी, ओके, सिमरन कह रही है जी मैं अभी किचन से ही देख रही हूँ। हाँ जी, तो जिस तरीके से अगर हम बात करें, तो कुछ ट्रैवलिंग करते हुए देख रही हैं, आप भी एडजस्टमेंट 24 आवर्स में देखो, सबसे बड़ा कितना एक रिवोल्यूशनरी कदम उठा रही हैं। घर वालों को जॉब भी करानी है, पढ़ाना भी और घर का काम भी कराना है। खुद करेंगे तो फिर पतिदेव को शर्म आ जाएगी, खुद हेल्प करेंगे तो कुछ पतिदेव करा भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप भी रिवोल्यूशनरी तो हैं। अब कुछ हैं जिनको अभी छोटा बेबी भी है, उसको भी संभालना है, किचन को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, पति को भी संभालना है, और फिर पढ़ाई का भी संभालना है।
तो कितना सारा एडजस्टमेंट के साथ काम कर रही हैं। एक रिवोल्यूशनरी कदम है, कोई ऐसा छोटा मोटा काम नहीं है। फीमेल के साथ कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको भी हैंडल करती हैं। तो कैलाश वासिनी देवी जो है महिला जैसी थी 1860 के दशक में। उन्होंने महिलाओं के जो है अनुभव पर लिखना शुरू किया, ठीक है। और ताराबाई शिंदे, अभी मैंने जो बताया था, तो कुछ ये महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा। ज्योतिबा फूले जो मराठा पोइनियर थी, लो कास्ट के बारे में इन्होंने बताया। रोट अबाउट द इनजस्टिस इन द कास्ट सिस्टम इज गुलमागिरी। तो गुलमागिरी नोट कर लो। गुलमागिरी 1871 के अंदर जो ज्योतिबा फूले द्वारा लिखा गया कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। कास्ट सिस्टम के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रीज होता है। इन 19th सेंचुरी बी आर अम्बेडकर महाराष्ट्र और ईवी रामास्वामी नायकर ने जो मद्रास में बहुत सारे जो पेरियार के नाम से जानते थे इनको, पावरफुली कौन कास्ट देयर राइटिंग वर रीड बाय पीपल ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। काशी बाबा कानपुर के अंदर मिल वर्करों के बारे में रोट द पब्लिश छोटे और बड़े का सवाल। तो काशी बाबा ने जो कानपुर के अंदर मिल वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा, छोटे बड़े का सवाल, छोटे और बड़े का सवाल इन 1938। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने महिलाओं के बारे में, छोटी कास्ट के लोगों के बारे में लिखना शुरू किया। प्रिंट मीडिया ने काफी पुअर लोगों के बारे में भी नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश की। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामीरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है, ठीक है। ओके, फिर एक जो कानपुर के काशी बाबा 1938 में छोटे और बड़े का सवाल की बात कर रहे थे, है ना। लक्ष्मी नाथ बेजुबरुआ, लक्ष्मीनाथ बेजुबरुआ आधुनिक असमिया साहित्य, आसाम के जो साहित्यकार थे भाई, वरिष्ठ रचनाकार थे। इन्होंने एक बूढ़ी आयर साधु दादी की कहानी लिखना शुरू किया। और एक लोकप्रिय गीत जो है ओ मोर अनुपुर देश, वैसे पेपर में आएगा नहीं, याद कर सकते हैं आप। असम का लोकप्रिय गीत आ भी सकता है भाई, ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि, लिखा है किसने, जो लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ है, ठीक है। तो ये कुछ लेखककार गीत संगीतकार है ना। ओके, प्रिंटिंग सेंसरशिप आ गई भी इंडिया के अंदर, कैसे आई हुई प्रिंटिंग सेंसर, कैसे आएगा। बिफोर 1798 कॉलोनियल स्टेट्स अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट टू कंसर्न विद द सेंसरशिप। कोई ऐसा विचार नहीं था कि हम सेंसर्स लेकर आएंगे, हम बैन कर देंगे जो प्रिंट मीडिया है। कब तक, 1798 तक। बाय द 1820 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम एंड कंपनी बिगन encouraging publications of newspapers that would celebrate British rule. In 1835, faced with the urgent petition by editor of English and vernacular newspapers, Governor General Bentinck agreed to revise press law. तो भाई गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे बेंटिक, विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कुछ सोचा, प्रेस एक्ट को रिवाइज किया, कुछ बदलाव किए। और वो बदलाव क्या किए, थॉमस मैकाले, थॉमस मैकाले जो थे, A liberal colonial officials formulated new rules that restored the earlier freedom. तो जो अर्लियर फ्रीडम मिली हुई थी उसको रिस्टोर किया गया, किसके कहने पे, गवर्नर जनरल बेंटिंक से सलाह लेके मैकॉले द्वारा, है ना। 1835 के बाद कुछ बदलाव किया गया, और वो बदलाव क्या थे, वो बदलाव थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब होता है भाई जो लोकल लैंग्वेज की, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज का एक्ट था ये, जो आपकी देसी भाषा, बंगाली भाषा, कोंकणी भाषा में जो आप प्रिंट करते हैं, इंग्लिश वाला नहीं, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उस पे जो लिखा हुआ न्यूज़पेपर है उस प्रिंट पे लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। आफ्टर द रिवोल्ट 1857 एटीट्यूड ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस चेंज्ड, एनकरेज्ड इंग्लिशमैन डिमांड ए काम डाउन ऑफ द नेटिव प्रेस। तो हमारी जो नेटिव प्रेस है उस पे लगाम लगाना चाहते थे। एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स become asserted nationalist and colonial governments began debating measures of the stringent control. In 1878, the Vernacular Press Act was passed, model on the Irish Press model. Irish Press laws. तो एक नंबर क्वेश्चन बन गया भाई, जैसे आयरिश प्रेस, आयरलैंड के अंदर कानून बनाया गया कि प्रेस पे कैसे लगाम लगानी है, क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, कितनी मात्रा में होगा। अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रिंट कर रहा है तो उसको बंद करो, बैन करो। तो ये इरिश प्रेस एक्ट वहां से इंस्पायर होके इंडिया में एक एक्ट आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या आया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, मॉडल ऑन दी
आयरिश प्रेस एक्ट। तो किसके मॉडल पे आधारित था ये? आयरिश प्रेस लॉ पर आधारित था, जो भारत पे थोपा गया। ठीक है, क्लियर है? तो भारतीय भाषाओं में छापे गए जो पेपर थे। इन 1878 द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड मॉडल्ड ऑन द आयरिश प्रेस लॉ। इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड editorials in the vernacular press. From now on, the government kept regular track on the vernacular newspapers published in different provinces. When a report was judged as seditious, the newspaper was warned, and the warning was ignored, the press was liable to be seized and the printing machinery confiscated. पहले सेंसरशिप क्या करती थी? अगर वो सरकार के खिलाफ आज आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको पहले वार्निंग दी जाती थी, फिर भी आप नहीं मानते तो फिर आपकी मशीन को उठा के भाग जाते थे, है ना? भाग जाते थे क्या मतलब? आपकी दुकानदारी को बंद कर देते थे। ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब इसमें सबसे पहले शिकार हुए कौन? सबसे पहले जो शिकार हुए अगर हम बात करें, when Punjabi revolutionary were deported in 1977, बाल गंगाधर तिलक wrote with great sympathy about them. अब 1907 के अंदर 1907 के अंदर जो है पंजाब के जो रिवोल्यूशनरी हैं जिनको डिपोर्टेड किया गया था, व्हेन डिपोर्टेड, उसके बारे में ग्रेट सिंपैथी लेने के लिए उनके बारे में जो लिखा गया, इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अपने अखबार केसरी में। तो जैसे ही इन्होंने केसरी में उनके बारे में सिंपैथी जाहिर करते हुए लिखा, दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, प्रोवोकिंग इंटर्न वाइड स्प्रेड एंड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, जिसके लिए इनको जेल जाना पड़ा 1908 के अंदर अपने अखबार में पंजाबी रिवॉल्यूशन के बारे में लिखने से ही। अब इतना लिखने से ही उनको जेल भेज दिया गया। ये थी सेंसरशिप, समझ गए? फिर बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी अखबार में उनकी गहरी हमदर्दी जताई और जिस नतीजे के तौर पर उन्होंने 8 में कैद कर लिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुए। अब जैसा कि हम देखो भाई, प्रिंटिंग हम पढ़ रहे थे, प्रिंटिंग कब आई? चीन, जापान, कोरिया से चल के यूरोप पहुंची, इटली गई, इटली से फिर इंडिया में पोर्तुगीज लेकर आए, इंडिया में जो आई तो फिर उसके बाद पोर्तुगीज लेकर आए, फिर वो प्रफुल्लित हुई। जैसे उसने यूरोप में बदलाव किया, ऐसे इंडिया में बदलाव किया, और इतना बदलाव करते करते ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश ने उस पर लगाम लगाने की भी कोशिश की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, तो पूरी कहानी खत्म हो गई प्रिंटिंग की। तो जैसा हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कुछ एमसीक्यू करते हैं, तो वो एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं जो चैप्टर्स के बाद एमसीक्यू करते हैं। Who was credited with the inventing the printing press? मुद्रण यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जोन्स गुटनबर्ग द्वारा, मार्टिन लूथर द्वारा, जेम्स वोट द्वारा, आइजैक न्यूटन द्वारा? जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। अब तो एक्टिव हो जाओ भाई, आराम से बैठ के लेक्चर को सुन रहे थे। कुछ लोग गुड इवनिंग कर चुके थे, नमस्कार कर चुके थे। अब बाकी जो चुपचाप बैठे हैं वो मैसेज कीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हाँ जी, टाइपिंग आई नहीं आपकी, निकल गया अभी तक? हाँ जी, हाँ, यस, जो, हाँ, ये कुछ नेम वैसे गलत लिखा हुआ है, वो कन्वर्ट करते हुए। तो जोन्स गुटनबर्ग जो क्या थे? मुद्रण यंत्र का आविष्कार करने वाले पहले जो व्यक्ति थे। तो हु इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस? तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर कौन आए थे? जॉन गुटनबर्ग लेकर आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाई जोन्स गुटनबर्ग? तो कौन सी बुक सबसे पहले प्रिंट की गई थी? तो जोन्स गुटनबर्ग द्वारा मुद्रित पुस्तक जो थी वो थी बाइबल। कौन सी थी? बाइबल। तो राइट आंसर क्या है? बाइबल है, तो ऑप्शन ए है राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस सेटअप इन इंडिया? भारत में पहला मुद्रण यंत्र कब स्थापित हुआ था? 1556 में, 1500 जो है 79 में, 1780 में, 1780 में? तो भाई पोर्तुगीज लेकर आए थे, 16वीं शताब्दी में लेकर आए थे, है ना? 1500 कुछ वाला टाइम चल रहा था, तो राइट आंसर है, हाँ जी, राइट आंसर है 1556। तो 1556 में भारत में पहला मुद्रण कौन लेकर आए थे? पोर्तुगीज लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पोर्तुगीज लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रित होने वाली भारतीय भाषा की पुस्तक कौन सी थी?
विच इंडियन लैंग्वेज बुक वॉज द फर्स्ट टू बी प्रिंटेड? कौन सी बुक सबसे पहले प्रिंट की गई थी? तमिल में की गई थी, बंगाली में की गई थी, हिंदी में की गई थी, कोंकणी में की गई थी? तो राइट आंसर है, हाँ जी, कोंकणी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, व्हाट वाज द मेन इंपैक्ट ऑफ द प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप? यूरोप में मुद्रण क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? भाई जो यूरोप में प्रिंटिंग आई थी, जल्दी से बताओ, यूरोप में जो प्रिंटिंग आई थी उससे क्या रिवोल्यूशनरी कदम उठा कर रहे थे? डिक्लाइन इन द पावर ऑफ चर्च, ग्रोथ ऑफ इलिटरेसी, और डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, इंक्रीज अथॉरिटी ऑफ मोनार्क्स? क्या था भाई जो यूरोप में मुद्रण क्रांति का जो प्रभाव रहा था? 10 क्वेश्चंस हैं, 5 हो चुके हैं, जल्दी बताओ। डिक्लाइन इन द पावर ऑफ द चर्च, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, इंक्रीज अथॉरिटी ऑफ मोनार्की? क्या था? ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, डिक्लाइन इन द पावर ऑफ द चर्च? यस, राइट आंसर। हाँ जी, तो जो चर्च की पावर क्या है, वो डिक्लाइन हो गई थी, चर्च की पावर डिक्लाइन हो गई थी। किसकी वजह से? प्रिंट कहने से 95 थीसिस मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई है ना, चर्च का जो वर्चस्व था वो कम होता चला गया था। नेक्स्ट है, विच न्यूज़पेपर वाज फर्स्ट टू बी पब्लिश इन इंडिया? भारत में पहला, ये तो आसान सा है ना, वैसे बता दोगे, दी बंगाल गजट, दी बंगाल गजट। व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 एम्ड एट? जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो क्या था भाई? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी आएगा ये आपका, जब मैकाले की शिक्षा नीति आएगी उस टाइम पे भी। द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, टू एनकरेज एजुकेशन, टू बैन रिलीजियस टैक्सेस? क्या था भाई? भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना था, तो रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस, ये था एक्ट। ठीक है, हाँ जी। व्हाट डज द टर्म वर्नाकुलर मीन? वर्नाकुलर शब्द का क्या अर्थ है भाई? लोकल और रीजनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट है, सेक्रेड रिलीजियस टेक्सेस है, एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज है? क्या है? लोकल और रीजनल लैंग्वेज, स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाएं में जो लिखा गया है, हाँ जी, यस, तो ऑप्शन ए है नाइन्थ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, विच वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वाज द फर्स्ट टू बी बैंड अंडर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये क्वेश्चन आप ही बताएंगे भाई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध होने वाला क्षेत्रीय बाजार पत्र कौन सा था? केसरी था, अमृता बाजार पत्रिका थी, हिंदू था, बंगाल गजट था, कौन सा था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया? तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ, आपने मैसेज करके बता देना है सबने। आई होप सबके आंसर राइट आएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कुछ लोग क्या ना बस सुनते रहते हैं, हाँ कुछ इस कंडीशन में भी होते हैं भाई, जो टाइप नहीं कर सकते, बस सुन रहे हैं, इतना तो एडजस्ट कर रहे हैं वो कि लाइव क्लास को देख रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे महारथी तो बाद में देखते हैं। हाँ जी, एक और 157 जो है फैमिली बन गई है हमारी। ठीक है, और आपकी वजह से ही बनी है कुछ, तो आपने ही माउथ पब्लिसिटी की, आपके नियर एंड डियर को बताया कि भी सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन पे एसएसटी का बैच चल रहा है। कोई भी एग्जाम जो भी वो एसएसटी जहाँ पे भी आती है टेट एग्जाम्स के लिए, वो फ्रूटफुल है आपका कंटेंट, काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं टीचर। तो आई होप आप उस चीज को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपके नियर एंड डियर को बताएंगे, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी सबसे जो है जरूरी होती है, और वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी और कीजिएगा, है ना, तो ताकि इस परिवार को और बढ़ाया जा सके। एसएसटी अब की बार एग्जाम भी धीरे धीरे खिसक रहा है, तो लग रहा है अब की बार हिस्ट्री रचने वाले हैं पूरी की पूरी, है ना। जो जो सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशन पे 90% रिजल्ट चाहिए मेरे को, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। जो कुछ अगर क्वेरी है वो बाई मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मेरे से, बीच में अगर कोई डाउट्स हैं तो। अब की बार एसएसटी की वजह से पेपर नहीं रहना चाहिए, बाकी और रीजन हो जाए तो हो जाए, एसएसटी में जहां कमी लग रही थी उसको हमने पूरा करना है। ठीक है, और स्पेसिफिकली मैंने बोला भी है, अगर कुछ बच्चों का जो ज्यादातर मैसेज आएंगे जिनको लग रहा है सर ये टॉपिक सबसे, जैसे मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को ड्रॉप करके वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट की, बच्चों के कहने के कारण ही, है ना। तो ऐसे ही अगर आप कुछ और चेंजेस कराने हैं तो वो भी करा सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लासेस लेके आ नहीं रहे हैं, टाइम नहीं लग रहा है, तो एक दो क्लासेस पेंडिंग है हमारी एनसीईआरटी की, वो क्लासेस भी लेकर आएंगे। तब तक आप माउथ पब्लिसिटी करा दो, प्रमोट कराओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सुरेंद्र स्टडी सॉल्यूशंस के आपका ही चैनल है ना। हाँ जी, ओके।
हाँ जी, तो राइट आंसर आया, अभी बहुत सारे बच्चों ने टाइप किया है। राइट आंसर आपका है अमृता बाजार पत्रिका। तो अमृता बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ओके, यस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट सेशन फिर लेकर आते हैं आपके लिए बहुत अच्छे से। आपने हमें देखा, इतने अच्छे तरीके से कंटेंट मिला आपको। आई होप माउथ पब्लिसिटी तो आप करेंगे ही करेंगे, या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। ओके, हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।